एक भी भारतीय जनता पार्टी में बाल्मीकि समाज का प्रत्याशी इन्होंने पूरे देश में नहीं बनाया। आज तक देश में ऐसी समाज के, और वो भी अति पिछड़े वाल्मीकि समाज का, कभी भी जनरल टिकट नहीं हुआ। और आम आदमी पार्टी ने, केजरीवाल ने दिल्ली से ही एक वाल्मीकि समाज के कुलदीप को जनरल सीट से लोकसभा का टिकट दिया। मेट्रो में चले जाओ, बस में चले जाओ, स्टेशन चले जाओ, आप एयरपोर्ट चले जाओ, आप कहीं भी क्षेत्र में चले जाओ, आपको वहाँ पर मोदी जी और योगी जी का पोस्टर आपको दिखाई देगा। बिजनेसमैन लोग, दुकानदार लोग सब चंदा दे रहे हैं, ये भारत सरकार को या बीजेपी पार्टी को जो दे रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? अच्छा, इससे नहीं लगता आपको देश में महंगाई आती है इससे? गरीबों का फिक्र करो। जो उस समाज की बात करता हूं जो गरीब नहीं, अति गरीब हैं, पछड़े हुए हैं, गटर में मर रहे हैं, सफाई सेवकों की मैं बात करता हूं। 123 सांसद और फिर भी डर है कि संविधान बदला जा सकता है। ठीक है, दिल्ली में चाणक्यपुरी मंदिर है, दिल्ली में ये मंदिर मार्ग पे एक भगवान वाल्मीकि मंदिर है, इनकी अच्छी बड़ी जगह है। जो पूरे भारत से बच्चे दिल्ली में अगर कोई पढ़ने आता है या कोई कोर्स के लिए आता है या कोई सर्विस के लिए यहाँ पर इंटरव्यू के लिए आते हैं, तो यहाँ पर इन जगहों पर ऐसे हॉस्टल टाइप में बनने चाहिए। आज हमारे साथ में हैं दलित समाज के वरिष्ठ नेता सुरेश राम चौहान जी, जो कि कोलकाता के रहने वाले हैं, और वो आज दिल्ली में हैं। दिल्ली में इनकी बड़ी एक मीटिंग हुई है 18 राज्यों को लेकर, और अब आज इसमें राजनीति में क्या उछाल है, क्या चल रहा है, क्या दलित समाज के लिए बेनिफिट है, कितनी सीटें दलित समाज को मिली है जो लोकसभा में, ये चर्चा जो है आज हम करने वाले हैं। क्योंकि लोगों के सजेशन थे, लोगों के सुझाव थे कि पॉलिटिकल पर भी हमें जो है वो पॉडकास्ट करने चाहिए। तो सुरेश राम चौहान जी हमारे साथ में हैं। नमस्कार जी सर, आपका स्वागत है। पहले तो आपको बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी का पूर्व एससी मोर्चा का पश्चिम बंगाल का उपाध्यक्ष रहा हूं, और डिस्ट्रिक्ट में भी मैं महासचिव रहा हूं, और अभी एक 5S फाउंडेशन संस्था है जिस पे हम काम कर रहे हैं। दलित समाज, खास करके पिछड़े समाज, अति पिछड़ा समाज, उन बच्चों के लिए एजुकेशन के ऊपर। जी सर, क्या आपको लगा कि आज के टाइम में, या बीजेपी में आप है तो भाजपा क्या दलित समाज को आगे बढ़ा रही है? क्या उन्हें जो अधिकार है उनके वो सही से मिल रहे हैं? अनजाने जी, सबसे पहले तो ये है कि भारतीय राजनीति में लगभग 76 साल हो गए, और 76 सालों में जो हमने बड़ी बारीकी से देखा है कि आज़ादी के बाद अब तक एक समाज आज भी राजनीति में वंचित रहा है, और वो समाज है अति पिछड़ा समाज, जिसे वाल्मीकि कहते हैं, जो उस समाज से मैं भी आता हूँ जी। भारतीय राजनीति में जितने भी अन्य दलित समाज हैं, उन सभी ने अपनी भागीदारी सुनिश्चित की हुई है। और वाल्मीकि समाज एक ऐसा समाज रहा है जो हमेशा से, जिस पार्टी में भी वो रहा है, चाहे वो कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, जिस पार्टी में भी वो रहे हैं, वो समर्पित रहे हैं, और इनको छल नहीं आता। क्योंकि ये हमेशा ही, क्योंकि हमारे ब्लड में ही, हमारे रक्त में ही ईमानदारी बसी हुई है। और ये हमारी कमजोरी आप कह सकते हैं, या हमारी अच्छाई कह सकते हैं, कि हम जल्दी से क्रोधित नहीं होते और अपनी बातें, अपनी मांग बड़े उत्तेजित ढंग से नहीं मांग पाते। तो आज भी हम वंचित हैं। आप देखिए कि छोटी छोटी जिनकी संख्या आज देश में, उनकी आज देखिए उनके कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, लेकिन छोटी छोटी जिन जातियों की 1%, 2% की जिनकी आबादी है, आज उनके प्रधानमंत्री भी बन जाते हैं, और कैबिनेट में भी उनके कई सारे मंत्री आ जाते हैं। उनकी भागीदारी, उनकी आबादी है, यानी वो एक कहावत जो कही जाती है, जिसकी जितनी भागीदारी उतनी, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। तो भागीदारी से भी कई लोगों को ज़्यादा अतिरिक्त मिल जाता है। लेकिन ये कि ये समाज जो वाल्मीकि समाज है,
और इस समाज को आज भी जो अपेक्षा है उस अपेक्षा के वो नज़दीक भी नहीं पहुंच पाया और सभी पार्टियों ने हमें छला है। अभी देखिए जो लोकसभा का जो निर्वाचन है 2024 का, तमाम प्रत्याशी ये घोषणा हो गई है। भारतीय जनता पार्टी, चूँकि मैं भारतीय जनता पार्टी में रहा हूँ तो मुझे बड़ा कष्ट होता है, दुख होता है कि एक भी भारतीय जनता पार्टी में बाल्मीकि समाज का प्रत्याशी इन्होंने पूरे देश में नहीं बनाया। तो ये क्या दर्शाता है? एक तरफ आप हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, उन्होंने आपने देखा होगा कि जो हमारे सफाई कर्मचारी लोग हैं इलाहाबाद में उनके चरण धोए। मैं कहता हूँ ये चरण धोना ये इससे बात नहीं बनेगी। आप हमें समाज के मेन स्कीम में लाइए, हमारी राजनीति भागीदारी सुनिश्चित कीजिए, जहाँ से तब हमारा विकास होगा। ऐसा हमारा मानना जी है। लेकिन एक मैसेज तो अच्छा था। देखिए एक निचले पायदान पर खड़े व्यक्ति का और एक देश का राजा प्रधानमंत्री पांव धोता है, ये मैसेज तो देखिए देखने लायक है और समझने लायक भी है कि जो लोग छुआछूत करते हैं, लोगों को धुतकारते हैं और वही उसी देश का प्रधानमंत्री उनके पांव छूता है, तो इससे लोगों को सीखना तो चाहिए। तो ये देश की जो सरकारें हैं जो रणनीतियाँ बनाती है, तो ये उनको भी सोचना चाहिए कि देश का प्रधानमंत्री जब पांव धो रहा है तो हमें इनके लिए अच्छे रास्ते खोलने चाहिए, इनके लिए अच्छी रणनीतियाँ बनानी चाहिए। सफाई का कार्य करते हैं उसी में ही मतलब अच्छे तरीके से इनको स्थायी किया जाए और इनके बेनिफिट इनको दिए जाए, तो ये करना चाहिए, जबकि इसके हो रहा विपरीत है। बिल्कुल 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 अंजना जी, आपने बिल्कुल सही कहा और ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आपने बहुत बड़ी बात कही कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री सफाई कर्मचारी हमारी माता बहनाओं के चरण धोते हैं और ये एक मेरे ख्याल से इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। अब लोग उसको किसी तरह से भी इसको सोच सकते हैं, ले सकते हैं, वो दूसरी बात है। दूसरी बात कि प्रधानमंत्री हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जो 370 जो धारा है जो कश्मीर में हटी, उससे हमें बहुत बड़ा लाभ मिला कि वहाँ के जो सफाई कर्मचारी वर्ग था, जो वहाँ बच्चे जो हाईली क्वालिफाइड थे, जो बच्चे MBA और जो बच्चे IAS के उस पर दावेदारी रखते थे, उन बच्चों को सफाई का ही काम करना पड़ता था, चाहे वो डॉक्टर उसने डॉक्टरी क्यों ना की हो, इंजीनियरिंग क्यों ना हो, MBA क्यों ना किया हो, लेकिन फिर भी सफाई का कर्मचारी वो काम करता था। लेकिन धारा 70 हटने से ये हो गया कि वो जो हमारी कौम थी उसको एक आज़ादी मिली और उसको एक सम्मान मिला और जो जिस योग्य है उसको वो काम मिला। इसके लिए हम यशस्वी प्रधानमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। जब इस चुनाव आते हैं तो पार्टियों में फंड दिया जाता है, जो भी उम्मीदवार होता है उसकी ओर से फंड दिया जाता है। ये वाल्मीकि समाज तो उस लायक भी नहीं है कि फंड दे सके लाखों करोड़ों की संख्या में। नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है साहब। हमारे तो मैं कहूँ कि वाल्मीकि समाज तो आज भी 80% लोग ऐसे हैं जो सुबह उठ के शाम के खाने का सोचते हैं। ये कौम तो आज भी धरातल पे है और शिक्षा का बहुत अभाव है और सामाजिक तौर से भी बहुत पिछड़े हुए हैं। अच्छा, मैं आपको बताना चाहूँगा, दिल्ली देश की राजधानी है और यहीं से एक पार्टी ने बदलाव शुरू किया और बदलाव भी कितना बड़ा। आज तक देश में ऐसी समाज के और वो भी अति पिछड़े वाल्मीकि समाज का कभी भी जनरल टिकट नहीं हुआ और आम आदमी पार्टी ने, केजरीवाल ने दिल्ली से ही एक वाल्मीकि समाज के कुलदीप को जनरल सीट से लोकसभा का टिकट दिया। इस पर क्या कहेंगे? ये एक बदलाव है, अच्छा है, या इसका किस एंगल से आप देखते हैं? नहीं, बहुत अच्छी बात है और हमारे लिए बड़ी खुशी की बात भी है, क्योंकि हमारी तो राजनीतिक हिस्सेदारी है वो किसी भी पार्टी से, जैसे आपने कभी कहा पार्टी ने कुलदीप जी को उनको टिकट दी है, बहुत हमारे लिए सबके लिए बहुत गौरव की बात है, खुशी की बात है, हर्ष की बात है। और उस तरह ही से हम भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से ये अनुरोध करना चाहेंगे कि आप भी जिस तरह से दूसरी पार्टियां वाल्मीकि समाज को आगे लाने का काम कर रही हैं, भारतीय जनता पार्टी हालांकि उन्होंने भी कई सारे दो राज्यसभा सांसद चुने, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ संख्या बढ़ाने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि हमें वो योग्य व्यक्ति चाहिए जो समाज
की भी से समाज के लिए उपयोगी हो, उस पार्टी के लिए भी उपयोगी हो और देश के लिए भी उपयोगी हो। हरियाणा एक अच्छा बड़ा राज्य है और वहाँ पर लोग विरोध करना शुरू कर दिया है बीजेपी पार्टी का। क्यों? क्योंकि एक भी वहाँ पर वाल्मीकि समाज का टिकट हरियाणा राज्य में नहीं किया गया। यही विडंबना है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं तो हरियाणा की बात नहीं, पूरे देश की बात कर रहा हूँ। पूरे देश में एक भी ऐसा प्रदेश नहीं है जहाँ वाल्मीकि समाज को लोकसभा की टिकट दी गई हो, कहीं नहीं दिया गया। और उसी हिस्सेदारी की तो बात कर रहे हैं हम। जब तक हमारे सदन में हमारे लोग उस संसद में नहीं पहुंचेंगे, तब तक अपने समाज की जो वेदना है, उनका दर्द है, उनका दुख है, उनका कष्ट है, उनकी परेशानी, उनकी कठिनाइयों को कैसे जान करेंगे? जी बिल्कुल। उनका रिप्रेजेंट करने के लिए, उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए वो व्यक्ति तो चाहिए ना, और वो सक्षम व्यक्ति चाहिए जी, बजा हुआ हो व्यक्ति हो। मैं नहीं कहता कि बहुत पढ़ा लिखा हो, लेकिन कम से कम सामाजिक व्यक्ति हो जिसने धरातल पे काम किया हो। हमारी ऐसी मांग है और यही वेदना है कि आज आपके समक्ष बैठ के ये बहुत महत्वपूर्ण विषय पे जो चर्चा आप चला रहे हैं, मैं बहुत धन्यवाद हूँ। पूरा देश इसको देख रहा है और शायद भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को भी मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर दूसरी पार्टी कर सकती है तो भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि आप तो पार्टी का जो उद्देश्य है, जो नारा है, वो यही है कि जो सब पिछले पायदान पे जो बैठा व्यक्ति है उसे भी सम्मान से जीने का अधिकार मिले, सर उठा कर जीने का अधिकार मिले। इस देश में जो संविधान है, संविधान में जो अधिकार है, वो अधिकार उस तक पहुँचे। अच्छा, अभी देखिए, आप देख रहे होंगे पूरा होल्डिंग से दिल्ली भरा हुआ है। हर जगह आपको दिखाई देंगे, कौन दिखाई देंगे? मोदी और योगी जी। अब इतना पैसा ये एडवर्टाइज में जो लगा रहे हैं, ये पैसा अगर लोगों के फ्यूचर पे लगाया जाए, जबकि जो चुनाव आयोग है वो खुद कहती है कि कोई होल्डिंग नहीं, कोई ऐड नहीं, उसके बिना चुनाव होगा, लेकिन उसके बावजूद भी आपको हर जगह, मेट्रो में चले जाओ, बस में चले जाओ, स्टेशन चले जाओ, आप एयरपोर्ट चले जाओ, आप कहीं भी क्षेत्र में चले जाओ, आपको वहाँ पर मोदी जी और योगी जी का पोस्टर आपको दिखाई देगा। देखिए, मोदी जी और योगी जी का पोस्टर ये कोई बहुत, मैं नहीं समझता कोई बुरी बात है, क्योंकि जब निर्वाचन आता है, चाहे वो लोकसभा का हो या विधानसभा का, तो हर पार्टियां अपने अपना इश्तिहार दी है और कोशिश ये होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो सीटें मिले, तो लोगों में ये, लोगों तक उनका जो मैसेज है, संदेश है, उसको लेने के लिए सारी होर्डिंग की व्यवस्था की जाती है। लेकिन एक बात ज़रूर है जो आप कह रहे हैं कि ये हमारा देश जो है आज भी गरीब देश है। हम बहुत ज़्यादा अमीरों में नहीं गिने जाते, क्योंकि आज भी गरीबी हमारे देश में ज़्यादा है। ये निर्वाचनों में इतने सारे पैसे और फजूल खर्च करके, क्योंकि इससे देश के जो नौजवान हैं, जो देश के नौजवान पढ़े लिखे बेरोजगार हैं, उनके लिए हम कई सारी योजना बना सकते हैं। ये ये खर्चे को अगर हम मिनिमाइज करें, क्योंकि जिन्होंने अच्छा काम किया है, जिस पार्टी ने देश की जनता के हित के लिए, देश के हित के लिए, उनको आप इतना पैसा खर्च ना भी करें तो भी लोगों के मन में ये, और उनके लिए उस पार्टी का जो वो निर्णय रहता है अंदरूनी कि भाई इन्हीं को मत देना, इनको विजय बनाना है, वो तो रहेगा। बिजनेसमैन लोग, दुकानदार लोग सब चंदा दे रहे हैं, ये भारत सरकार को या बीजेपी पार्टी को जो दे रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? नहीं, बीजेपी पार्टी को भी अकेले दे रहे हैं, मैं ऐसा नहीं मानता। सभी पार्टियों को, सभी पार्टियां चंदा लेती हैं, लेकिन हाँ, इसकी पारदर्शिता होनी चाहिए। देश की जनता के सामने वो आंकड़े बिल्कुल उनके देश की जनता के सामने होने चाहिए कि जो चंदे हमने लिए, वो कोई भी पार्टी हो सकती है और वो कुछ जो कितना बड़ा भी अमाउंट हो सकता है, लेकिन ये पारदर्शिता तो जरूरी है देश की जनता। अच्छा, इससे नहीं लगता आपको देश में महंगाई आती है इससे? देखिए, महंगाई के तो कई सारे, मैं कहूँगा कि उनकी परिभाषा है, कई सारे रीजन होंगे, लेकिन जैसे अब मान लीजिए एक दुकानदार से या बिजनेसमैन से जब कोई पार्टी चंदा कहती है, तो वो बिजनेसमैन उनको चंदा देता है, बॉन्ड देता है। अब वो जितना मोटा देगा तो वो किससे निकालेगा? वो कस्टमर से निकालेगा। तो इसमें जब महंगाई बढ़ रही है तो इसका ये भी एक हिस्सा है। नहीं, ये तो बिल्कुल सत्य बात है, क्योंकि कोई भी व्यवसायी हो, बड़ा व्यवसायी हो, इंडस्ट्रियल हो, अगर पार्टी को वो डोनेशन दान देता है तो निश्चित तौर से वो तो परंपरा रही है इस देश में कि अगर 20 देते हैं तो कम से कम 50 लेने की वो अपेक्षा करते हैं।
तो मैं समझता हूँ इसमें भी तमाम पार्टियों को अंकुश लगाना चाहिए, क्योंकि ये भी एक अच्छा संदेश देश की जनता के बीच नहीं जाता है। और जितनी पारदर्शिता होगी पार्टियों में, सरकारों में, देश की जनता में, देश भी उतना विकास करेगा। क्योंकि पारदर्शिता में अगर कमी आएगी तो मेरे ख्याल से जो नौजवान, जो आने वाली पीढ़ी, देखिए सरकारें आएंगी और जाएंगी, सरकारें कोई स्थायी नहीं रहती, लेकिन देश हमेशा रहेगा। जो आने वाली पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, उनके लिए हमें एक संदेश जरूर देना चाहिए, क्योंकि हमारी कार्यशैली होनी चाहिए सरकारों की, वो ऐसी होनी चाहिए कि देश आने वाले दिनों में इतनी मजबूती, आर्थिक और सामाजिक और सोचित तौर से इतना मजबूत हो जाए कि हमारे देश के नौजवान वो सर उठा के जिए और देश की प्रगति में वो कंधे से कंधा मिला के वो चले। जी बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है। तो अभी जो बैठक बुलाई, मीटिंग बुलाई 18 राज्यों से, तो उसमें क्या सजेशन निकल कर आए, क्या लोगों के सुझाव रहे कि भारत सरकार जो पार्टियों से कैसे उन्हें हक अधिकार लेना है, कैसे लोकसभा सीटों पर बात करनी है, क्या मीटिंग में क्या रहा? अभी चर्चा हुई, करीब 18 प्रदेशों के प्रतिनिधि जो भारतीय जनता पार्टी के और दिल्ली से कई सारे दूसरे जो राजनीतिक पार्टी के, वाल्मीकि समाज के खास करके वो लोग आए और चर्चा हुई हमारी नेतागण से, और उन्होंने अपने अपने विचार रखे। और चर्चा का जो बिंदु था, मूल बिंदु था, वो यही था कि वाल्मीकि समाज की राजनीतिक भागीदारी, क्योंकि दिन पे दिन यूँ हमें आप इस तरीके से अगर हमारी अवहेलना करेंगे, हमें अनदेखा करेंगे, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। हम इस देश के रहने वाले, इस देश के नागरिक हैं। भारतीय संविधान में उतना ही अधिकार हमारा है जो दूसरों का है, तो हम भी अपने अधिकारों के लिए, हमारी जो जनसंख्या उसके हिसाब से आप हमें राजनीतिक हिस्सेदारी दे दीजिए। हम तो ये चाह रहे हैं, और ये तो वाजिब है ना, हर कौम चाह रही है, हम अकेले चाह रहे हैं ऐसा नहीं, क्योंकि हमारी कौम तो आज भी पिछड़ी है। और उस कौम को जब तक राजनीति को, बाबा साहब ने ये कहा था कि जब तक राजनीतिक हिस्सेदारी, जब तक आप सदन में नहीं पहुंचोगे, तब तक आपके समाज में या आपके जिस वर्ग से आप जाते हो विकास नहीं हो पाएगा, क्योंकि अपनी बात हम वही रखोगे। जी, तो जो पार्टियां जो भी जैसे राज्यसभा मेंबर बना के भेजती है, या कोई उन्हें लोकसभा का टिकट मिलता है या विधायक का मिलता है, लेकिन लोगों का कहना है कि ये बनते तो वोट से हैं, दलित समाज की वोट से, या जैसे वाल्मीकि समाज के प्रत्याशी को टिकट मिला तो उनको वोट मिलेगा पूरा, लोग सपोर्ट करते हैं बहुत ज़्यादा तरीके से, लेकिन बनने के बाद वो कहीं नज़र नहीं आते उनके बीच में, और ना वो कुछ काम कर पाते हैं, ना उनके पास कोई स्कीमें हैं अच्छी। नहीं, उसका मूल विषय अंजना जी ये है, मैं आपको बताऊं, हम अभी वही बातें कह रहे थे कि जिन प्रत्याशियों को राज्यसभा या लोकसभा में, राज्यसभा तो नॉमिनेशन होकर आते हैं प्रत्याशी, और जो लोकसभा में जो प्रत्याशी जीत कर आते हैं, तो फ़र्क ये होता है कि वो प्रत्याशी जो है वो उसके अंदर वो क्षमता है कि नहीं कि वो देश का और समाज का विकास कर सकता है। क्योंकि अक्सर ये देखा गया है, और यही देखा गया है कि जिन प्रत्याशियों को आप चुनते हैं वो समाज के धरातल पे उसने कभी काम नहीं किया। अब आपके उसको बीजेपी के ही हंसराज हंस जी हैं जो सांसद 5 साल सांसद रहे हैं, बनने के बाद वो किसी से बिल्कुल नहीं सर, हंसराज हंस तो बड़ी विडम्बना है, और हमारे लिए बड़ा काला अक्षर में उनका जो टेरियर लिखा जाएगा। वो व्यक्ति आप देखिए, वो सूफी गायक है, मैं आदर करता हूँ, बहुत बड़े वो गायक थे हमारे समाज में, बहुत अच्छी बात है, हमारे लिए गर्व की बात है कि जहाँ तक राजनीतिक अनुभव का सवाल है, हंसराज हंस 1% भी राजनीतिक अनुभव नहीं था। और दूसरी बात, वो कभी भी वाल्मीकि समाज के धरातल पे कभी भी उन्होंने कार्य नहीं किया, नीचे रह के वाल्मीकि जिन बस्तियों में, गलियों में, शहरों में जाकर कभी किसी समाज के व्यक्ति के लिए कोई काम नहीं किया। अगर ऐसे व्यक्ति को आप बनाते हो तो पार्टी का भी कोई उससे नहीं होगा, खास करके जो समाज से वो आ रहे हैं वो भी नहीं होगा। तो हंसराज हंस जैसे कई उदाहरण हैं, आपको पता है। लेकिन आपको नहीं लगता उनके जो वो मुद्दे उठा रहे थे उनको बोलने से रोका गया? मुझे नहीं पता, लगता पार्टियां ऐसा, क्योंकि जब पहला जो सेशन हुआ था तो उसमें हंसराज हंस बिल्कुल सफाई कर्मियों पर ही बोले थे, जो सीवर में डेथ होती है उस पर ही बोले थे, सूफिया अंदाज में, बड़ा अच्छा तरीके से वो बोले, और हर पार्टी के लोगों ने उनकी सराहना की, तालियां बजाई। पहली बार ऐसा हुआ कि पूरे हाउस में उसमें तालियां बजी थी कि चेहरा बता रहा था कि मरा है भूख से, चेहरा बता रहा था कि मरा है भूख से, सब लोग कह रहे थे कुछ खा के मर गया।
ऐ लोगों, उन गरीबों का फिक्र करो जो उस समाज की बात करता हूं जो गरीब नहीं अति गरीब हैं, पछड़े हुए हैं, गटर में मर रहे हैं। सफाई सेवकों की मैं बात करता हूं, उनके लिए हाँ का नारा लगाओ। रोज मरते हैं, उनको विजाना नहीं मिलता, एक्सीडेंट में मर जाए करोड़ों रुपया दिया जाता है, उनके नौजवान बच्चे मर रहे हैं, उनके लिए कोई नहीं। आखिर में मैं बात यही करना चाहूँगा, माननीय अमित शाह साहब ने बोला था कि कश्मीर जम्मू से सूफी किधर गए, तो मैं थोड़ा वजाहत कर दूं सूफीज़म है क्या। सूफीज़म ये है कि मिट्टी है तो पल भर में बिखर जाएंगे हम लोग। ऐ लोगों, मौत याद रखो, इस मिट्टी में कुछ दफन हो जाएंगे, कुछ का संस्कार हो जाएगा, जात धर्म मजहब सब आपके साथ रुड़ जाएंगे। मिट्टी है तो पल भर में बिखर जाएंगे हम लोग, खुशबू है तो हर दौर को महकाएंगे हम लोग। हम रूहे सफर हैं, हमें नामों से ना पहचान, हम रूहे सफर हैं, हमें नामों से ना पहचान। कल और किसी नाम से आ जाएंगे हम लोग, कल और किसी नाम से। लाओ ऐ मेरे खूबसूरत एमपी साहबान। और उनकी सराहना हुई थी जो मुद्दा उन्होंने उठाया था, बिल्कुल उठा और उसी के बाद से वो बोलना बंद कर चुके हैं। उसके बाद से वो नज़र नहीं आए, ना किसी के बीच में, ना वो कहीं पे बोलते नज़र आए हैं किसी भी मुद्दे पर। तो कहीं ना कहीं पार्टियों ने लगाम लगाई है, ये आप भी मानिए। अनजाना जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि सफाई कर्मचारियों की बात उन्होंने संसद की पटल पे रखी, बहुत अच्छी बात है। और मैं इस पे पूरे उस पे नहीं जाऊंगा, क्योंकि उनको रोका गया कि नहीं रोका गया, ये सारे ये सच्चाई, ये आंकड़े हमारे, ये सत्यता जो है हमारे, ना तो देश की जनता जानती है ना वो क्या है, रियलिटी क्या है, सच्चाई क्या, कोई नहीं है। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा, क्या इस देश में वाल्मीकि समाज के लिए सिर्फ सफाई कर्मचारी का ही मुद्दा, मसला, समस्या है? हमारी समस्या शिक्षा भी है, हमारी समस्या रोजगार भी है। बिल्कुल, सबसे बड़ी समस्या हमारी रोजगार है, हमारी सच्चा सामाजिक समस्या भी है। तो इन मुद्दों पे क्यों नहीं बात हुई? सिर्फ हमें आप सूफिया अंदाजा में ये कह दोगे कि हमारे सफाई कर्मचारी हैं, ठीक है, उनकी समस्या है, लेकिन इसके साथ साथ वाल्मीकि समाज की जो मूल समस्या है उसको क्यों नहीं उजागर? हाँ, सफाई कर्मियों के बच्चे भी हैं, उनकी एजुकेशन है, उनके रोजगार है। और मैं तो एक कहता हूँ अंजना जी, आपने कहा कि उन्हें रोका गया, मैं तो ये कहता 5 साल आपको आप जनता के प्रतिनिधि हैं। आप चलिए जिस पार्टी से भी आप आए, आपको जनता ने बड़ी आशा और अपेक्षा के साथ आपको निर्वाचित किया। आप पहुंचे सदन में, कई सारे आपने वादे किए होंगे हमारे समाज की ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि वो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी था, हमारे समाज के लोग बहुत ज़्यादा हुआ थे। तो हमारे समाज में जो लोग थे उनसे अपेक्षा कर रहे थे कि समाज की परेशानियां, सफाई कर्मचारी का ही एक मसला हमारा नहीं है। और मैं तो स्टाफ स्तर पर आज मैं कहता हूँ कि सफाई कर्मचारी, हम सफाई का काम ही क्यों करें? हम क्या सफाई का काम करने के लिए पैदा हुए? हम डॉक्टर, इंजीनियर, बैरिस्टर, IAS, IPS, हम ये क्यों नहीं बने? हम देश के, मैं एक बात की बात, बाबा साहब ने संविधान में तो हमें देश का राजा बनने की ताकत दी है, तो हम सिर्फ सफाई की बात क्यों करते हैं? तो इसलिए ये मुद्दा हमारा सफाई का उन्होंने किया, वो धन्यवाद, लेकिन पार्टी ने उन्हें रोका ही नहीं, मैं नहीं जानता, लेकिन वो जनता के प्रतिनिधि थे, जनता की आवाज उनको उठानी चाहिए थी, निर्भय उठानी चाहिए थी, बोलना चाहिए था। जी बिल्कुल, डरने की कोई बात ही नहीं है, डरने की अगली बार टिकट हो या ना हो कोई बात नहीं, लेकिन 5 साल तो वो रहेगा। बिल्कुल। और लेकिन लोग ये सोच लेते हैं कि लॉन्ग टाइम के लिए। सही। तो ये अगर जो सामाजिक होगा, जो सही में गंभीरता से काम करने वाला होगा, वो कभी भी ये नहीं सोचेगा कि मैं लॉन्ग टाइम तक रहूँगा या नहीं रहूँगा। वो उसी कार्यकाल में अपने कार्य को पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन अभी तक ऐसा कोई आया नहीं है। मैं इसमें छोटी सी बात कहूँ, कोई भी प्रत्याशी हो, अगर वो जनता के मतों से निर्वाचित होकर सदन में पहुँचता है और कोई भी पार्टी उस पर अंकुश लगाती है, उसके अपनी जनता की आवाज़ अगर वो उठाता है, तो मैं ऐसा मानता हूं कि 5 साल तक आप जनता के उन आवाज़ों को उठाते रहिए, निर्विरोध, निर्भय। अगर उस पार्टी ने आपको टिकट ना भी दिया, तो मैं कहता हूं कि मैं दावा से कह सकता हूं कि उस क्षेत्र की जनता आपको निर्दलीय के रूप में भी आपको सदन में भेज सकती है, क्योंकि आपने काम किया है। तो ये लोगों को इस भावना से काम करना चाहिए, लोगों के दिलों में जगह बनानी चाहिए। लेकिन एक सांसद बनने के बाद और एक ही स्पीच के बाद वो हाउस में भी नजर ना आए, यानी उनके पास कोई मुद्दे ही नहीं है, और मुद्दे है भी तो वो अपने वैसे निपटा देते होंगे बिजनेसमैनों के या ऊंचे लोगों के। लेकिन जो
गरीब तबके के लोग हैं वो कभी मिल नहीं पाए। जी जी। ये जो है कंप्लेंट्स है पूरी दिल्ली की, क्योंकि और पूरी दिल्ली की क्या पूरे देश के लोग चाहते हैं कि जो दिल्ली में हमारे सांसद हैं उनसे मिलकर हम अपनी मुद्दों को उठाएं, वो हमारी परेशानियों को दूर करेंगे, गृह मंत्री से मिलेंगे, प्रधानमंत्री से मिलवाएंगे। जी। लेकिन ऐसा आज तक नहीं हो पाया। तो इसके लिए तो अब ये हम क्या कह सकते हैं सर, क्योंकि जब मन में ही किसी के लिए काम करने की ना हो तो उसे क्या कह सकते हैं। एक बिजनेस टाइप से अगर राजनीति को ले लोग, तो उसमें तो आप और हम कुछ नहीं कर सकते। मैं एक संदेश आज देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश को, कि राजनीतिक पार्टी ने जिस प्रत्याशी को खड़ा है वो किस पार्टी से खड़ा है, किस झंडे के तले खड़ा है, ये हमारे लिए बड़ी बात नहीं है। भारतीय संविधान में बाबा साहब ने आज हम इतनी बड़ी ताकत दी है। अगर उस व्यक्ति को हम वोट दें, व्यक्ति कौन खड़ा है, अगर इस पर निर्णय लेके हम निर्वाचन पे आगे बढ़े, ये देश में बहुत बड़ी जागृति आएगी और अच्छे लोग सदन में आएंगे, देश का विकास होगा, पार्टियों का विकास होगा और समाज का विकास होगा। क्योंकि गलत लोग जाते हैं इसलिए न देश का विकास होता है न पार्टियों का होता है, और जिस समाज से वो आते हैं उन समाज का होता है। जी, ये संदेश मैं देना चाहूँगा। 123 सांसद और फिर भी डर है कि संविधान बदला जा सकता है। जी, ये विडंबना, मैं वही कह रहा हूँ। मुश्किल ये है कि वो 123 सांसद कोई भी बाबा साहब का नहीं है, वो राजनीतिक पार्टियों के हैं। जिस दिन वो बाबा साहब के हो जाएंगे, मैं नहीं समझता कि इस देश में हमारे अधिकारों को कोई छू सकता है। विडंबना है। अब आने वाले दिनों में समाज में जो नौजवान पढ़े लिखे बच्चे हैं, बहुत अपेक्षाएं हैं उनसे। अब वो किस तरह, और ये हम सब की जिम्मेदारी है कि उन बच्चों को उनके अधिकारों के तहत उनको बताएं और एक जागृति पैदा करें। लेकिन चौहान साहब, तैयार कैसे किया जा रहा है बच्चों को? तैयारी कैसी तैयारी है? लोग मंचों पे भाषण देते हैं, लोग सम्मानित भी करते हैं, लेकिन जिस धरातल पे काम होना चाहिए ज़मीनी स्तर पर, जैसे मान लीजिए पूरे भारत में जहाँ भी वाल्मीकि मंदिर है, तो वो मंदिर तो वीरान पड़े हैं, लेकिन उनका यूज नहीं हो रहा। मंदिरों की जगह अच्छी है, मंदिर भी अच्छे हैं, लेकिन ना तो वहाँ के लोग खुद जाते हैं वहाँ पर मत्था टेकने के लिए, या फिर वहाँ पर कोई ऐसी संस्था बने, कोई एजुकेशन वहाँ पर चले, कोई लाइब्रेरी बने, वहाँ पर कोई सेंटर बने तो सब लोग मिलकर बनाए। जैसे आप दिल्ली में ले लीजिए, दिल्ली में चाणक्यपुरी मंदिर है, दिल्ली में ये मंदिर मार्ग पे एक भगवान वाल्मीकि मंदिर है। इनकी अच्छी बड़ी जगह है, जो पूरे भारत से बच्चे दिल्ली में अगर कोई पढ़ने आता है या कोई कोर्स के लिए आता है या कोई सर्विस के लिए यहाँ पर इंटरव्यू के लिए आते हैं, तो यहाँ पर इन जगहों पर ऐसे हॉस्टल टाइप में बनने चाहिए, कमरे होने चाहिए यहाँ पर, कि उन्हें आकर यहाँ पर फ्री में खाना भी मिले और रहना भी मिले। तो उससे इन धरातल वाली चीज़ों से समाज आगे बढ़ेगा, लेकिन इस पर तो काम हो ही नहीं रहा। बहुत बड़ी बात कही आपने कि मंदिरों में जो स्थान है वो समाज के जो उच्च शिक्षित बच्चे हैं, जो पढ़ना चाहते हैं IAS IPS, और जो यहाँ ट्रेनिंग के लिए आते हैं बच्चे, कोचिंग के लिए आते हैं, भिन्न भिन्न प्रदेशों से आते हैं और उन्हें रहने की बड़ी समस्या होती है। तो हमारे समाज में कई सारे ऐसे मंदिर हैं और वहाँ स्थान भी है, और हम उन मंदिरों में अगर उन बच्चों के लिए वो स्थान बनाए, कमरे बनाए, तो मैं समझता हूँ यही तो सच मंदिर का सबसे बड़ा उद्देश्य यही होना चाहिए। क्योंकि सिर्फ मंदिर, वाल्मीकि जी ने महान कार्य किए और वाल्मीकि जी के हाथों में झाड़ू तो थी नहीं, उनके हाथों में कलम थी, उन्होंने संदेश कलम का दिया, और जो अगर संदेश उन्होंने कलम का दिया तो वही उसी आदर्शों पे हमें चलना चाहिए कि जितने भी मंदिर हैं उनमें वो कम से कम वो जगह बनाएं कि समाज से जो भिन्न भिन्न प्रदेशों से हमारे बच्चे पढ़ने आ रहे हैं, क्योंकि हमारा जो भगवान है उसका यही उद्देश्य था, पढ़ना, कलम हाथों में रखो, झाड़ू ना रखो। तो मंदिरों में ये चीज़ होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, आस्था बिल्कुल होनी चाहिए। भगवान तो हमारे आस्था का विषय है, आस्था में किसी की भी बिंदु मात्र 1 इंच भी आघात नहीं करना चाहिए। हर एक की हर एक तरीके की आस्था है। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूँगा, मंदिर, मस्जिद, भगवान, ये हमारी आस्था है, विश्वास है। अगर ये आस्था है तो बाबा साहब हमारा रास्ता है, संविधान हमारा रास्ता है, उस पर भी हमें विचार करना होगा। तो यह दलित समाज के बड़े नेता सुरेश राम चौहान जी कोलकाता से, तो इनका एक संगठन है 5S फाउंडेशन, जो ये बड़े अच्छे तरीके से चलाते हैं और उसमें गरीब तबके के बच्चों को ये शिक्षित
के लिए उन्हें आगे बढ़ाते हैं, उन्हें पुरस्कार भी देते हैं। समाज के जो हीरे डायमंड है उनको भी ये खोज करके उनको सम्मानित करते हैं। तो आज इनसे चर्चा की है, चर्चा में राजनीतिक बातें हुई हैं। ये बातें आपको कितनी अच्छी लगी है, इससे आपको कुछ सीखने को ही मिलेगा और ऐसी चर्चा हम बार बार कराते रहेंगे। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करने में चूक ना करें और शेयर भी अच्छे से करें और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट दें और सजेशन भी ज़रूर दें, ताकि सुरेश राम चौहान जी भी उन्हें पढ़े और आपके कमेंट के जवाब भी दे सके। तो चलिए, इसी के साथ मैं सुनील अंजाना, आपका हार्दिक धन्यवाद।